वक्रतुंडी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। सरल हिंदी बोलिए। सरल हिंदी का मतलब क्या? जिसमें अंग्रेजी और फारसी के शब्द मिले हुए हों वो सरल हिंदी है। और सरल हिंदी और शुद्ध हिंदी से अंतर क्या पड़ता, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मैं परसों, अभी आपने बताया ना, आज तक ने सर्वे किया था, तो उसमें भारत और काल और अमृत शब्द 3 बार आया था। वो सबसे ज़्यादा 3 शब्द जो आए थे, उसी समय बाई चांस वो दिखाने लगे कि कोलकाता में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। तो पहले हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, तो क्या कह रहे थे? पुष्प वृष्टि करो। अब अगर आपने संस्कृत में हिंदी पढ़ी तो समझने में कोई समस्या नहीं आएगी। पुष्प वृष्टि, फिर वो कह रहा है अपूर्व दृष्टि, या अपूर्व दृष्टि दिखाई पड़ रही है। तो जब आप संस्कृत निष्ठ हिंदी पढ़ते हैं तो भारतीय भाषाओं के साथ ज्यादा जुड़ते चले जाते हैं, ना कि डिस्कनेक्ट होते चले जाते हैं। मैं दिल्ली में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैंने एक शब्द वितंडावाद प्रयोग किया, और आपको आश्चर्य होगा कि जितने अंग्रेजी के पत्रकार थे दिल्ली के, उन्होंने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड वितंडावाद। और ये मेरे लिए आश्चर्य का विषय था कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के पत्रकारों ने कहा कि तेलुगु और तमिल दोनों में वितंडवाद शब्द है, और उसी अर्थ में जिस अर्थ में हिंदी में प्रयोग होता है। अब बताइए, शुद्ध हिंदी बोलने से आप भारतीय भाषाओं के नजदीक जाते हैं कि दूर जाते हैं? आप मुंबई जाते हैं तो क्या लिखा रहता है? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानतल, और हिंदी में हवाई अड्डा। हवाई अड्डा बेहतर हिंदी, विमानतल। आप शुद्ध हिंदी पढ़ेंगे तो विमानतल में कोई समस्या नहीं आएगी। हम कहते हैं अस्पताल, वहां लिखा रहता है रुग्णालय। रुग्ण का मतलब रोगी होता है। आप अगर संस्कृत निष्ठ हिंदी पढ़े होंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और ये मैं आपको एक उदाहरण भी बताता हूं। जब सुषमा स्वराज जी थी तो एक बार हमने उनसे पूछा कि आपने इतनी जल्दी कन्नड़ कैसे अडॉप्ट कर लिया, आप कन्नड़ में भाषण कैसे देने लगी थी? तो इससे पहले कि वो बोलती, उनके पति ने कहा कि इनका संस्कृत का बेस बहुत स्ट्रांग था, तो सबसे पहले कन्नड़ में बहुत सारे शब्द जो संस्कृत के हैं उन शब्दों को पिकअप किया और उनको केंद्रित करके भाषण का निर्माण किया, और उसके बाद भाषण लिखा देवनागरी लिपि में, और उसके बाद उन्होंने बहुत जल्दी अडॉप्ट करके बोलना शुरू कर दिया। तो आप सोचिए कि ये भाषा किस ढंग से जोड़ती है, और भाषा किस ढंग से आपके दिमाग को पल्यूट भी करती है। उदाहरण के लिए अगर आप देखें, आज एक और भी खतरा चल रहा है। आज आपने देखना शुरू नहीं किया कि हर टीवी एड में भी ये छोटे छोटे बच्चे, 7 या 8-9 साल का बच्चा अपने माँ बाप को ज्ञान देता है? ये क्यों है? आपको लगता है ये ऐसे ही हल्के में है? नहीं, ये एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि परिवार को तोड़ना है। तो 10-15 साल के बाद वही तो जाएंगे जो कहेंगे कि नहीं, हमें ही सब कुछ पता था, हमारे माता पिता को कुछ नहीं पता था। जैसे मैं ये एक उदाहरण भी आपको देना चाहता हूं, ये बात मैंने एक बार पहले भी बोली है। अभी हरनाज संधू को मिला है मिस वर्ल्ड का पुरस्कार, वरना इससे पहले 1994 से 2003 के बीच में ढेर सारी भारतीय लड़कियों को मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स मिला, उसके बाद गायब हो गया। यानी सुंदर लड़कियां ना 1994 से पहले पैदा होती थी, ना 2003 के बाद। ये आपको लॉजिकल लगती है बात? नहीं जी, 1991 में नई अर्थव्यवस्था आई, भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो कहां से पैसा आएगा? क्योंकि ना हमारे पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो बाकायदा कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च पेपर है कि बेसिकली पैसा कहां से आएगा मार्केट में। तो उस समय ये आया कि जो भारतीय परिवार हैं उनकी जो एवरेज सेविंग है 19 से 20% है। यानी एक औसत भारतीय परिवार लगभग 20% अपनी आय का बचाता है। अब वो उसमें से अगर हम 10% निकाल के मार्केट में ले आए तो मार्केट में इनिशियल फ्लो ऑफ मनी आ जाएगा। अब ये रिसर्च किया गया कि वो बचत के लिए सबसे ज्यादा प्रेरित कौन करता है, तो उसमें कहा गया कि घर की महिला सबसे ज्यादा प्रेरित करती है कि पैसा बचा के रखो। अब कहा गया कि जो नेक्स्ट जनरेशन की जो महिलाएं हैं, यानी लड़कियां जो आज हैं, उनको किस तरीके से इंटरनेशनलाइजेशन और मार्केट के अंदर जो खर्चा होना है उसकी तरफ हमें प्रेरित करना है। उस तरफ घुमाने के लिए ये सब कुछ हुआ और अचानक बंद हो गया। और विष कैसे आपके दिमाग में फैलता, मैं एक छोटी सी बात बताए दे रहा हूं। जैसे हम सब कहते हैं कि एक अंग्रेजी का शब्द है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। इसका हिंदी क्या है? जंग और इश्क में सब कुछ जायज है। ये हिंदी का कोई भी शब्द नहीं है। जंग हिंदी का शब्द है, ना इश्क हिंदी का शब्द है, ना जायज हिंदी का शब्द, सब फारसी के शब्द है। कभी आपने हिंदी या संस्कृत या किसी अन्य भारतीय भाषा में ऐसी कोई कहावत सुनी है कि युद्ध और प्रेम में सर्वथा सब कुछ उचित अनुचित है? ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि भाषा आपके दिमाग में एक संस्कृति भी लाती है। हमारे यहां युद्ध का एक धर्म है और प्रेम का एक त्याग है। इसलिए जिन्होंने कहा कि
कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो वहां आतंकवाद भी जायज है और फिर एसिड फेंकने वाले भी जायज है। इसलिए हमारे यहां ऐसा नहीं था। इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना होगा, हम अपने बच्चों को यह भी समझाएं कि जब वो बहुत सारे प्रकार के तर्क वितर्क करते हैं। एक छोटी सी बात और आपको बताता हूं, तो उसको समाप्त करते हैं। देखिए, हम सभी कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो पहला श्लोक क्या बोलते हैं? वक्रतुंडी महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा। ये वक्रतुंडी ही क्यों है? किसी ने कभी ध्यान दिया कि सूंड जो है वो मुड़ी हुई क्यों होनी चाहिए, सीधी क्यों नहीं होनी चाहिए? उसका कारण यह है, और गणेश जी, यहां तो सबसे बड़ा गणेश जी का मंदिर है, गणेश जी के हाथी का ही सर क्यों है? कारण यह है कि हाथी के सर में और उनके एक ही दांत क्यों है? चूहे की सवारी क्यों है? उसका कारण यह है कि गणेश जी का पूरा स्वरूप हमारे अंदर की कुंडलनी जागरण की प्रक्रिया का स्वरूप है। इसीलिए सूंड जो है कुंडलनी का प्रतीक है। हाथी का सर इसलिए है कि हाथी के मस्तक में गजमुक्ता होती है, और 2 दांत की बजाय 1 दांत, और 1 दांत भी टूटा हुआ है। वो इसलिए वक्रतुंडी इसलिए कि जो आपकी शक्ति है, जब आप कभी ध्यान लगाते होंगे तो हमेशा वो डाउनवर्ड टेंडेंसी की तरफ होती है। आपका मन हमेशा नीचे व्यर्थ की सांसारिक चीजों की तरफ भागता है। जब आप उसको नियंत्रित करके ऊपर की तरफ कर लेंगे, तब आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए गणेश जी की सूंड हमेशा वक्रतुंडी यानी ऊपर की तरफ मुड़ी हुई है। और जब आप मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, आज्ञा चक्र पे आते हैं, चौथे चक्र के बाद की यात्रा अब द्वैत के साथ नहीं हो सकती। संसार और ईश्वर एक साथ नहीं चलते, एक के साथ संबंध तोड़ना पड़ेगा। इसलिए 1 दांत और वो टूटा हुआ है, आगे की यात्रा अद्वैत से होगी। और अब जाके जरा चेक करिएगा, अद्वैत का अर्थ होता है अंग्रेजी में नॉन डुअलिटी। एक वेबसाइट है, जाके चेक करिएगा, SAND, साइंस एंड नॉन डुअलिटी। और वो जानते हैं, उसका आप वेबसाइट पे जाएंगे तो पहले ही शीर्षक में क्या लिखा? ओम इज इक्वल टू MC²। क्योंकि जब आप नॉन डुअलिटी में जाते हैं, अब यहां पे आइए, आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी E इज इक्वल टू MC², मतलब एनर्जी मास कन्वर्जन इक्वेशन, तो नॉन डुअलिटी में सिर्फ एनर्जी है। जब आप मास में आते हैं तो 2 चीजें हैं ना, मास एंड एनर्जी। बट फाइनली, मतलब 1900 से पहले सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, यानी हम मानते थे एक मास दूसरे में चेंज होता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, अब एनर्जी दूसरे में एनर्जी होती है। और फिर मैं कहना चाहता हूं, मैं किसी दूसरे पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, हमारा ही एकमात्र अंतिम संस्कार है जिसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बाकी जगह मास में कन्वर्ट होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि कितनी वैज्ञानिक पद्धति हमारी किस प्रकार से रखी हुई है। तो ये सारा विष हमें अपने मन से निकालना है और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ना है। और 1-2 चीज और भी समझ लेनी चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में हम सब ये मानते हैं कि स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता के लिए बहुतों ने संघर्ष किया, पर बहुतों ने संघर्ष किया उसकी मान्यता भी होनी चाहिए। जैसे एक आंदोलन था, राजनीतिक आंदोलन, जो गांधी जी, तिलक, गोखले, नेहरू जी इनके नेतृत्व में चल रहा था, उसका महत्व है। तो एक क्रांतिकारी आंदोलन भी था, जो युगांधर और अनुशीलन समिति बंगाल से शुरू होती है, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, वहाँ तक। और फिर एक सशस्त्र आंदोलन जो सैन्य अभियान था, जो रासबिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा शुरू होता है। सबका योगदान था। एक में एकाधिकार का वर्चस्व मेरे विचार से उचित नहीं है। 1-2 फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ, शायद मैं बहुत से लोगों को आपको ध्यान ना हो। जवाहरलाल नेहरू जी 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री नहीं बने थे। 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत वो अंतरिम सरकार का नेतृत्व उन्होंने संभाला था। 2 सितंबर 1946 को क्यों? आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो भारत को आज़ादी देने का जो निर्णय लिया था अंग्रेज़ों ने, वो तो 30 जून 1948 डेट थी। फिर ये 11 महीने प्रीफोन कैसे हो गई, क्यों हो गई? उसको अगर समझना है तो आप ये समझिए